नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर क्लास में आपका स्वागत है। आइए देखेंगे हम उन महत्वपूर्ण घटनाओं को जो आने वाले एग्जामों को लेकर काफ़ी फायदेमंद होगा। साथ ही हम लोग उस पर विश्लेषण करेंगे। और हाँ, आप लोग वीडियो को निरंतर देखते रहिए जिससे कि आप लोग का एग्जाम को लेकर फायदेमंद हो, अर्थात एग्जामों में करंट अफेयर को आसानी से बना सके, आसानी से सॉल्व कर सके। आप लोग देखे होंगे कि करंट अफेयर कहीं से पूछा जा सकता है, मतलब उसका कोई एक पार्टिकल मतलब विषय नहीं होता है कि मतलब यहीं से पूछेंगे। और करंट अफेयर में हर सब्जेक्ट इंक्लूडेड रहता है, चाहे वो पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, इकोनॉमी हो, सब का सब मतलब समाहित रहता है। तो हम लोग सभी विषयों को मान के चलिए तो एक साथ लेके चल रहे हैं। तो खैर चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे और देखते हैं क्या रहा है आज का महत्वपूर्ण। लेकिन उससे पहले जोश भरी लाइनें जो आपको जोश और ताकत दे, ताकि आप एग्जामों को लेकर तैयारी अच्छे से कर सके, करंट अफेयर को अच्छी तरीके से पढ़ सके। तो चलते हैं अपने जोश को देखते हैं क्या रहा। देखिए आज का जोश है, तुम्हें कौन रोक सकता है, तुम एक ऐसे चिंगारी हो कि तुम दिल से ठान लो तुम्हारे लिए दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं। लोग सोच रहे हैं कि कोई खास चीज है क्या? बिल्कुल खास चीज बताते हैं। देखिए, तुम्हें कौन रोक सकता है, तुम एक ऐसे चिंगारी हो, ऐसा चिंगारी बनिए जिसे कोई रोक ना पाए। दिल से ठान लो तो तुम्हारे लिए दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। अगर दिल से ठान लीजिए तो दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीएससी का सीएससी हो, या फिर कोई भी हो, यानी ईएस हो, जो भी हो, सीडीएस हो, एनडीए, कुछ भी हो, या फिर रेलवे एसएससी, जो भी हो, आप उसको ठान लिए तो ठान लिए, उसे तोड़ के ही रहना है। तो चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्या रहा है महत्वपूर्ण जो आने वाले एग्जामों को लेकर फायदेमंद साबित होगा। देखें, सुप्रीम कोर्ट ने किस संवैधानिक अनुच्छेद का हवाला देकर डोमिसाइल आधारित मेडिकल आरक्षण को अवैध घोषित किया है? हमने आपको अभी जस्ट बताया करंट अफेयर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सारा का सारा सब्जेक्ट इंक्लूडेड रहता है। अभी देखिए हमने आपको बताया और पॉलिटी का क्वेश्चन लेके आ गए। देखते हैं पॉलिटी में क्या पूछा जा रहा है। पॉलिटी अर्थात राज व्यवस्था, राज जो भी हो वही है पॉलिटी में। तो किस संवैधानिक अनुच्छेद यानी आर्टिकल की बात कर रहा है, कौन से आर्टिकल का हवाला देते हुए डोमिसाइल समझते हैं ना? डोमिसाइल का मतलब होता है गृह सर्टिफिकेट। डोमिसाइल मतलब गृह सर्टिफिकेट मतलब घर से रिलेटेड कोई डोमिसाइल बोला जाता है, जो भी हो, हमको भी ठीक से हिंदी में याद नहीं है। तो आधारित मेडिकल आरक्षण को अवैध घोषित किया है। तो देखते हैं किस आर्टिकल को हवाला देते हुए अवैध घोषित कर दिया गया है। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 16। सबसे पहले देखते हैं ये मामला है क्या। देखिए ये पूछा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस संवैधानिक अनुच्छेद का हवाला देकर डोमिसाइल आधारित मेडिकल आरक्षण को अवैध घोषित किया। मेडिकल आरक्षण को क्या अवैध घोषित किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। देखिए हुआ क्या है अभी कि चंडीगढ़ हाईकोर्ट के द्वारा बोला गया, चंडीगढ़ अर्थात पंजाब और चंडीगढ़ का जो हाईकोर्ट है, हरियाणा और पंजाब का जो हाईकोर्ट चंडीगढ़ में है, उसने अभी फैसला सुना है कि एमबीबीएस के जो भी छात्र हो, बैचलर वाली नहीं हम बात कर रहे हैं, बैचलर के बाद जो पोस्ट ग्रेजुएट होती है अर्थात पीजी या अर्थात जो मास्टर डिग्री की हम बात कर रहे हैं, मास्टर डिग्री में जो भी आरक्षण होता है डोमिसाइल को लेके, मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं या फिर उत्तर प्रदेश में मान लीजिए आप हैं, तो उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल लगा के आप अपन आरक्षण एक्स्ट्रा ले लेते हैं, लेकिन वो ऐसा लागू नहीं होगा, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। उसने एक अनुच्छेद का हवाला दिया अर्थात आर्टिकल का हवाला दिया कि इस आर्टिकल में बताया गया कि अनुच्छेद कि आप स्पेशली किसी पार्टिकल क्षेत्र का हवाला देते हुए, इस राज्य का हवाला देते हुए आप आरक्षण का फायदा नहीं उठा सकते हैं। खासकर जो मास्टर डिग्री हो उसके लिए आप बैचलर डिग्री में उठा सकते हैं, लेकिन मास्टर डिग्री में नहीं। वो इसलिए क्योंकि बैचलर डिग्री तो खैर ठीक है आप बैचलर के लिए, लेकिन मास्टर डिग्री एक हायर डिग्री होता है। अगर हायर डिग्री में भी आप आरक्षण देके ही अगर आप काम करते रहिएगा तो फिर टैलेंटेड लोग नहीं आ पाएंगे। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हवाला दिया गया। किस आर्टिकल के तहत? तो बोला गया आर्टिकल 14 के तहत बोला गया है कि आपको डोमिसाइल आधारित आरक्षण मेडिकल के लिए अवैध घोषित होगा। ध्यान रखिएगा ये बैचलर की बात नहीं कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। ये बात कर रहा है पोस्ट ग्रेजुएट के लिए अर्थात बैचलर के बाद जो पीजी होता है उसके लिए बोला जा रहा है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन बी आर्टिकल 14। नेक्स्ट, भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते में देरी का मुख्य कारण क्या है? देखते हैं बाइलिंगुअल ट्रेड एग्रीमेंट को लेके क्या बोला जा रहा है। अच्छा, भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौता का मुख्य कारण क्या है? अच्छा, देरी होने का मुख्य कारण क्या है? देखते हैं बौद्धिक संपदा अधिकार,
टैरिफ असंतुलन, रक्षा खरीद, वीजा उदारीकरण। इसका जाहिर सी बात इसका आंसर हो जाएगा टैरिफ असंतुलन, अर्थात टैरिफ को लेके जो है सो अभी आप जान रहे हो कि वॉर चल रहा है व्यापार को लेके। देखिए अभी अमेरिका क्या कर रहा है कि हर देश पे टैरिफ थोप रहा है, मतलब थोप रहा है कि आप कोई भी देश से वो जितना व्यापार घाटे में रहता है, मतलब जितना व्यापार घाटे में नहीं, अमेरिका चाहता है कि जो देश जितना उस अमेरिका के ऊपर टैरिफ लगाता है उतना ही टैरिफ अमेरिका उस देश पे लगाएगा, चाहे वो अपना मित्र भारत हो या फिर रूस हो या फिर यूरोप। यूरोप को भी अब ट्रंप नहीं छोड़े। अब जो भी यूरोप हो, यूरोप वासी भी यदि डेवलप कंट्री है वो भी यदि अमेरिका को मान लीजिए 20% टैरिफ लगाते हैं अमेरिका के प्रोडक्ट पे, तो अमेरिका उस पर भी 20% लगाएगा। यदि भारत जो है सो अगर सब किसी प्रोडक्ट पे 100% टैरिफ लगा देता है, जैसे आप नाम सुनेंगे हार्ले डेविडसन जो बाइक कंपनी है, बहुत फेमस कंपनी है जो भारत में वो 100% भारत सरकार टैरिफ लगाती है। चाहे वो टेस्ला का भी हम लोग जब तक टेस्ला भारत में बोला जा रहा नहीं आता तब तक 100% टैरिफ लगाएंगे। तो भारत 100% टैरिफ लगाते हैं, कुछ पे 80% लगाते हैं, कुछ पे 50% लगाते हैं, लेकिन अब भारत सरकार कुछ टैरिफ में छूट दिया, 50-70% तक आ गया। तो अमेरिकी सरकार का कहना है कि अब हम भी जो जितना टैक्स लगाएगा उतना ही टैक्स लगाएंगे, अर्थात भारत यदि 50% टैरिफ लगा रहा है तो हम भी 50% लगाएंगे। कहने का मतलब अमेरिका भी 50% लगाएगा। अब मतलब जितना टैरिफ भारत लगाएगा उतना अमेरिका लगाएगा। कहने का मतलब इसी को लेकर जैसे द्विपक्षीय व्यापार को लेकर टैरिफ असंतुलन बना हुआ है, इसी की बात बोला जा रहा है। नेक्स्ट, चुनाव आयोग की नई आईटी संरचना का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए चुनाव आयोग की नई आईटी संरचना होने का मतलब है डिजिटल टेक्नोलॉजी को लेकर बोला जा रहा है कि क्या मतलब मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखते हैं पहले क्या रहा है, उसके बाद हम लोग इस पर डिटेल आएंगे। चुनावी धोखाधड़ी को समाप्त करना, वास्तविक समय मतदान प्रमाण सक्षम करना, मतदाता सूची में मानवीय त्रुटियों को कम करना, मतदाता पंजीकरण को केंद्रीकृत करना। देखिए पूछ क्या रहा है कि चुनाव आयोग की नई आईटी संरचना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो अभी हाल ही में जो नई आईटी संरचना के विषय में बोला जाए कि मुख्य उद्देश्य किस मुख्य उद्देश्य को लेकर बनाया गया, तो ये बनाया गया मतदाता सूची में मानवीय त्रुटियों को कम करना। एक्चुअली देखेंगे कि मतदाता सूची में त्रुटि जो मतलब जो भी बीएलओ आपके द्वार पे आके बनाते होंगे वोटर आईडी को लेकर, उसमें त्रुटि कुछ ना कुछ आता है। किसी को डेट ऑफ बर्थ को लेकर आता है, तो किसी को अपनी जहाँ वोट गिराना उसको लेके आ जाता है त्रुटि, तो कुछ ना कुछ आते रहता है। इसको लेके सरकार जो है सब चुनाव आयोग जो है सब ऑनलाइन जो है सारा चीज़ कर रहे हैं, जिसके सॉरी जिसके तहत जो है सब बिना त्रुटि का जो है सो फायदा उठा सके। आप देखेंगे कि एक चुनाव आयोग ने एक पोर्टल लॉन्च किया था एरोनेट। एरोनेट के तहत एक ऐसा पोर्टल जिसके तहत धोखाधड़ी को भी रोका जा सके, ताकि जो भी फर्जीवाड़ा वोट गिरते रहता है उसको भी रोक दिया जाए और रियल टाइम टू टाइम अपडेट किया जाए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मतदाता सूची में चुनावी त्रुटियों को कम करना। नेक्स्ट, अच्छा, भारत में पहाड़ी क्षेत्रों में बेहतर कनेक्टिविटी के लिए किस कार्यक्रम पर ध्यान दिया जा रहा है? देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि भारत में पहाड़ी क्षेत्र में बेहतर कनेक्टिविटी को लेके किस कार्यक्रम पर ध्यान दिया जाए। तो पहाड़ में बेहतर कनेक्टिविटी कैसे किया जा सकता है? जाहिर सी बात है, उसके लिए हम लोग रोपवे बनाएंगे। रोपवे अर्थात हिंदी में रज्जू मार्ग बोलते हैं, जो एक्सीलेटर की तरह उड़ते रहता है, जो हवा में रस्सी पे जो उड़ते रहता है, उसकी बात कर रहा है। तो बेहतर कनेक्टिविटी के लिए किस कार्यक्रम पर ध्यान दिया जा रहा है? तो देखते हैं, भारतमाला परियोजना एकदम नहीं। देखिए भारतमाला परियोजना का लक्ष्य है रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर को कनेक्ट करना, न कि पर्वतमाला को कनेक्ट करना। पर्वतमाला परियोजना, ये बिल्कुल सही बात है। पर्वतमाला परियोजना का ही कार्य है कि जो भी पहाड़ी क्षेत्र है उसको कनेक्ट करना, चाहे उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो, जम्मू कश्मीर हो, जो भी पहाड़ी क्षेत्र या नॉर्थ ईस्ट के जो भी पहाड़ी क्षेत्र उस पर रोपवे को तेजी से तैयार करना। और सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक सारे पर्वत को कनेक्ट कर देना चाहिए रोपवे मार्ग से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पर्वतमाला परियोजना। और सागरमाला परियोजना तो आप जानते ही होंगे, जो कैसे मतलब पोर्ट को कनेक्ट किया जाए एक दूसरे को, पोर्ट से पोर्ट, और लॉजिस्टिक को बढ़ावा दिया जाए, ये सागरमाला परियोजना में है। नेक्स्ट, भारत 2030 तक अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार को किस लक्ष्य तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं? अच्छा, भारत सरकार चाहते हैं कि अमेरिका के साथ
व्यापार जो है वो 2030 तक कितना बढ़ा देना चाहिए, अर्थात कितने का हो जाना चाहिए। तो देखते हैं आखिर कितना बोला जा रहा है। 300 अरब डॉलर, 400 अरब डॉलर, 500 अरब डॉलर और 600 अरब डॉलर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 500 अरब डॉलर की बात कर रहा है भारत और अमेरिका 2030 तक व्यापार को करना चाहती है। इसको लेके अभी देखे होंगे कि वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल अभी अमेरिका की यात्रा पे हैं, ताकि भारत के साथ जो भी व्यापार संतुलन को बनाया जा सके उसके लेके बातचीत करने के लिए भी वो गए हुए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 500 अरब डॉलर। नेक्स्ट, अमेरिका। अमेरिका भारत पर पारस्परिक टैरिफ कब से लागू करेगा? देखिए, अमेरिका जो सिर्फ भारत पे ही नहीं बल्कि अब अमेरिका सभी देशों पे जो टैरिफ लादने की बात कर रहा है, अर्थात टैरिफ लगाना चाहते हैं। आप लोग, हमने एक बच्चे हमसे पूछ रहे थे कि सर आप टैरिफ बताते रहते, लेकिन टैरिफ होता क्या है? तो थोड़ा सा टैरिफ जान लिए। टैरिफ वो होता है कि मान लीजिए अमेरिका जैसे भारत पर टैरिफ लगाते रहता है, मान लीजिए भारत सरकार कोई भी टैरिफ लगाती है, मतलब अर्थात टैरिफ का मतलब टैक्स लगाना होता है। मान लीजिए भारत में कोई भी देश का सामान आता है, अर्थात वो 100 रुपये का प्रोडक्ट है, लेकिन भारत सरकार 100% टैरिफ लगा देती है किसी किसी प्रोडक्ट में। तो 100 रुपये का तो वो आया था और 100% का टैरिफ लगा दिया, अर्थात वो 200 रुपये का हो गया। तो भारत में वो 200 रुपये में बिकेगा। लेकिन वही भारत का जो मैन्युफैक्चरिंग था वो मान लीजिए किसी का दाम 120 रुपये ही था, तो 120 रुपये में बिकेगा। तो लोग चाहेंगे कि सस्ता वाला खरीदे, अर्थात वो भारत का ही सामान खरीदेंगे, काहे के लिए 200 रुपये वाला खरीदेंगे। इसी को टैरिफ नीति बोला जाता है। ये इसलिए लगाया था ताकि लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जा सके और लोकल रोजगार को बढ़ावा मिले। ये मुख्य उद्देश्य यही होता है टैरिफ लगाने का। तो अमेरिका चाहता है कि अब वहाँ का लोकल प्रोडक्ट को बढ़ावा दिया जाए, न कि अब विदेशों से आयात कर करके बढ़ावा दिया जाए। इससे अमेरिका को ही घाटा होगा, क्योंकि अमेरिका तो डेवलप कंट्री है, तो उसको यहाँ तो जो भी प्राइमरी या सेकेंडरी सेक्टर आता है तो टर्शियरी सेक्टर में वो बदल लेता है। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्री है, अर्थात जो अनडेवलप है, उस सबको जो है टैरिफ लगाना चाहिए, न कि जो डेवलप है। खैर, हम लोग उस भी बात पे नहीं आएंगे, हम लोग क्वेश्चन की तरफ आते हैं और देखते हैं क्या रहा है। तो पूछ रहा है कि पारस्परिक टैरिफ कब से लागू करेगा? सिर्फ भारत पे ही नहीं बल्कि वो सभी देशों पे लागू करेगा। तो वो कब से लागू करेगा? तो वो 2 अप्रैल से लागू करने की बात कहा गया है। तो 2 अप्रैल से जो है सो, अर्थात आने वाले 2 अप्रैल से वो टैरिफ लागू करेगा सभी देशों पे। लेकिन अभी आज के दिन बोला गया है कि एस जयशंकर साहब ने हिंट दिया है कि भारत पे ऐसा लागू होना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि भारत और अमेरिका की दोस्ती थोड़ा अच्छा है और अमेरिका सरकार के साथ संतुलन बनाया जा रहा है। तो उम्मीद ऐसा लग रहा है कि भारत पे टैरिफ नहीं लगेगा कुछ ऐसा संतुलन को लेके। लेकिन फिलहाल अभी तक का न्यूज में है कि भारत पे 2 अप्रैल से लगेगा। सिर्फ भारत नहीं बल्कि पूरा जितने भी देश हैं जो भी मतलब अमेरिका के साथ ट्रेड करते हैं सब पे लागू होगा 2 अप्रैल से। आप सोच रहे हैं 2 ही अप्रैल क्यों लिया गया? तो एक्चुअली 1 अप्रैल से ही अमेरिकी सरकार चाहता था लागू करना, लेकिन 1 अप्रैल को इसलिए नहीं लागू किया गया क्योंकि व्हाइट हाउस के द्वारा बोला गया है 1 अप्रैल को रहता है मूर्ख दिवस, अर्थात तो हम लोगों को मूर्ख नहीं बनाना चाहते हैं, इसलिए जो हम एक दिन आगे बढ़ा के 2 अप्रैल को लागू करना चाहते हैं। ये अमेरिकी सरकार द्वारा बोला गया है। ध्यान में रखिएगा, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 अप्रैल 2025। नेक्स्ट, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र में बाघों की वर्तमान संख्या कितनी है? देखिए, महाराष्ट्र में पूछ रहा है बाघों की संख्या कितनी है। पहले हम इसको देख लेते फिर बताएंगे आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 444 महाराष्ट्र में बाघ पाई जाते हैं। वही बाघ सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में पाया जाता है, और मध्य प्रदेश को बाघों का राज्य बोल सकते हैं या फिर बाघों का बादशाह बोल सकते हैं, मध्य प्रदेश में होता है। वही मध्य प्रदेश में 785 बाघ पाए गए नवीनतम जनगणना के हिसाब से, मतलब जनगणना का मतलब बाघों की जनगणना के हिसाब से मध्य प्रदेश में 785 बाघ सबसे ज़्यादा पाए गए। वही महाराष्ट्र की बात किया जाए तो 444 बाघ मिले हैं। नेक्स्ट, किस देश ने हाल ही में स्वदेशी समुदायों के प्रति ऐतिहासिक समायोजन नीतियों के लिए माफी मांगी है? अच्छा, देखते हैं। देखिए, बोला क्या जा रहा है, किस देश ने हाल ही में स्वदेशी समुदायों के प्रति, समझ रहे हैं ना, स्वदेशी समुदायों के प्रति की बात बोला जा रहा है, ऐतिहासिक समायोजन नीतियों के लिए माफी मांगे हैं। देखते हैं पहले क्या रहा है, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, कनाडा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, नॉर्वे में स्वदेशी समुदाय के प्रति ऐतिहासिक समायोजन नीति के लिए माफी मांगा गया है। नेक्स्ट,
किस देश ने एशिया में अमेरिका प्रभाव का मुकाबला करने के लिए अपने रक्षा बजट में 7.2% की वृद्धि की है? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। किस देश ने, अर्थात कौन सा देश है जो एशिया में अमेरिकी प्रभाव का मुकाबला करने के लिए अपने रक्षा बजट में 7.2% की वृद्धि की, अर्थात जितना बजट था उससे भी बढ़ा 7.2% की वृद्धि की गई है। किसको रोकने के लिए? तो देखते हैं, रूस, चीन, उत्तर कोरिया, ईरान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीन। चीन जो है सो अमेरिका का प्रभुत्व कम करना चाहती है। देखेंगे ऐसा भी माना जाता है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक डेटा जारी किया है जिसमें बताया गया था कि अमेरिका को 2030 तक चीन पीछे छोड़ देगा व्यापार को लेके, मतलब विकसित राष्ट्रों के लेके, क्योंकि जिस प्रकार चीन तेजी से डेवलप हो रहा है उसको लेके अमेरिका को डर लग रहा है कि अमेरिका पीछे छूट जाएगा चीन की अपेक्षा। तो इसलिए चीन पे जो है सो वो मतलब दबाव डालते रहता है, लेकिन चीन जो है सो फिर भी काफ़ी जो है सो आगे हो ही रहा है। तो सोच रहे हैं क्या अमेरिका का जो है सो मतलब एशिया में भी सैन्य प्रभुत्व है क्या? जी बिल्कुल, एशिया में सैन्य प्रभुत्व अमेरिका का सबसे ज़्यादा ही है, क्योंकि मतलब एशिया में पूर्वी कमांड, जो अमेरिका का सैन्य पूर्वी कमांड वो एशिया में ही अवस्थित है। वो काफ़ी जो है सो यहाँ पे मूवमेंट रहता है। आपको हमने बताया था कि एशिया फायर पावर इंडेक्स में भी अमेरिका जो है सो टॉप पे आता है, जबकि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में तो वो पहला स्थान पे है ही, लेकिन एशिया फायर पावर इंडेक्स में भी वो पहले स्थान पे आता है। जबकि भारत जो है सो तीसरे स्थान पे, दूसरे पे चाइना है और भारत तीसरे पे और चौथा पे रूस है। तो हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं क्या है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन चीन। चीन जो है सो अमेरिका के सैन्य पावर को ध्यान में रखते हुए अपनी बजट का 7.2% की वृद्धि दर्ज की है। नेक्स्ट, किस देश ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अधिग्रहण प्रस्ताव को खारिज कर दिया है? देखते हैं किस राष्ट्रपति के विषय में बोला जा रहा है। कि देखिए बोला जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अधिग्रहण प्रस्ताव को खारिज कर दिया, अर्थात डोनाल्ड ट्रंप किस चीज़ को अधिग्रहण करना चाह रहे थे जिसको लेके वो खारिज हो गया? तो ध्यान दीजिए, आइसलैंड, ग्रीनलैंड, कनाडा, नॉर्वे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन पे ग्रीनलैंड को जो है सो अमेरिका कब्जा करना चाहते हैं। इसको लेके जो है सो ये प्रस्ताव भी खारिज हो गया है। ये ग्रीनलैंड पे अभी फिलहाल कब्जा किसका है? तो ये डेनमार्क का कब्जा है। सोच रहे होंगे डेनमार्क तो यूरोप में है और ग्रीनलैंड तो मतलब पोल के तरफ है, तो फिर वो कैसे कब्जा कर रखा है? बिल्कुल ऐसा माना जाता है कि उसी का है। तो डेनमार्क का जो सभी कब्जा है ग्रीनलैंड पे, लेकिन अमेरिका चाहता है कि ग्रीनलैंड हमको मिल जाए, अर्थात अमेरिका को ग्रीनलैंड मिल जाना चाहिए क्योंकि उस पर संसाधन काफ़ी ऐसा पाया गया है। तो इसको लेके अमेरिकी जो है सो ज़बरदस्ती ग्रीनलैंड लेना चाहती है डेनमार्क से, लेकिन डेनमार्क देने के लिए तैयार नहीं। इसको लेके पूरा का पूरा यूरोप खफा है अमेरिका की इस भावनाओं के लेके कि ग्रीनलैंड को वो ज़बरदस्ती अपने कब्जे में लेने चाहते हैं। तो आज का थंबनेल भी हम लोग का इसी क्वेश्चन पे था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्रीनलैंड। अब ध्यान देते होंगे कि अलास्का जो है सो पहले रूस का था, लेकिन अमेरिका जब से खरीदा है तो अलास्का में भी अब अपना जो भी पेट्रोल डीजल वाला माइंस था वो अब तेज़ी से बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और वो निकालने वाली है। तो खैर हम लोग इस पे आएंगे। नेक्स्ट, भारत की आईटी इंडस्ट्रीज को चुनौती देने के लिए चीन द्वारा विकसित किस एआई मॉडल का नाम लिया गया है? अच्छा, चीन का तो एक ही मॉडल था एआई को लेकर, वो था डीपसीक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी डीपसीक। हमने इस पे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा डिटेल पहले दे चुके हैं पहले क्लास में। जो लोग नहीं आए थे थोड़ा सा जान लीजिए कि डीपसीक जो है सो एआई के मामले में काफ़ी आगे आ चुका है, वो पहला स्थान ला चुका है, जबकि गूगल का जेमिनी हो या फिर और भी सारा जो भी डेटा उस सबको पीछे छोड़ दिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डीपसीक। नेक्स्ट, किस देश को हाल ही में अमेरिका द्वारा नाटो सदस्यता से बाहर रखा गया है? देखते हैं कि किस देश को जो है सो अमेरिका जो है सो नाटो की सदस्यता नहीं देना चाहता। नाटो समझते हैं ना, वही अमेरिका का पिछलग्गू देश बोल सकते हैं, उसको लेकर नाटो स्पेशली बनाया गया था। जो बोला जाता है कि अमेरिका सभी देशों को रक्षा करेगा, सभी देशों का मतलब है जो नाटो का सदस्य है उस सबका रक्षा करेगा। लेकिन अब तो नाटो का देश भी डरने लगे हैं कि अमेरिका से रक्षा उक्षा न होने वाला, भरोसा नहीं है। खैर हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं क्या रहा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिनलैंड, यूक्रेन, जॉर्जिया, मोल्दोवा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूक्रेन जो है सो देखिए पूछ क्या रहा है कि अमेरिका द्वारा नाटो से सदस्यता से बाहर रखा गया, तो यूक्रेन को नाटो की सदस्यता से बाहर रखा गया। अगर बाहर नहीं रखा गया होता तब तो अभी तक
रूस यूक्रेन जो वॉर चला वो कब का समाप्त हो चुका होता, नहीं तो कब का विध्वंसक रूप ले चुका होता, क्योंकि अमेरिका तो डायरेक्टली भिड़ जाता। वैसे तो अमेरिका भिड़ नहीं रहा, तो अप्रत्यक्ष रूप से अर्थात इनडायरेक्ट रूप से है। लेकिन अब तो अमेरिका जो है पूरा का पूरा फंडिंग भी यूक्रेन पे रोक दिया। अब असला बारूद भी नहीं देगा और पेमेंट जो था वो भी नहीं देगा। अब तो सीधे ट्रंप का कहना है कि हम कुछ भी नहीं देंगे और शांति वार्ता हो। लेकिन कल के ही न्यूज में पता चला है कि जेलेंस्की जो है शांति वार्ता के लिए मान गए हैं और जल्द ही यह पूरा युद्ध खत्म होने को है, ऐसा उम्मीद लग रहा है। तो खत्म होगा तो हम लोग आएंगे। चलते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं क्या रहा। किस वैश्विक संगठन को चीन और कनाडा ने अमेरिकी व्यापार टैरिफ के खिलाफ शिकायतें भेजी है? देखते हैं किसको लेकर शिकायतें भेजी है। ये पूछ क्या रहा है कि वैश्विक कौन सा वैश्विक संगठन है जो चीन और कनाडा ने अमेरिकी व्यापार टैरिफ के खिलाफ शिकायत भेजी, अर्थात चीन और कनाडा जो है सो अमेरिका के लिए किस संगठन को भेजा है, इसको लेके क्वेश्चन पूछ रहा है। शिकायत भेजा इसको लेके पूछ रहा है। तो देखते हैं, तो ट्रेड को लेके ही भेजा होगा कि अमेरिका तो हमेशा जो है सब पे टैरिफ लगाते रहता है, तो ट्रेड के लिए बात हो रहा होगा। IMF, WTO, देखिए बिल्कुल सही बात है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा है। देखिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को इसलिए भेजा गया है क्योंकि इसका काम है कि जो भी डेवलपिंग कंट्री है या फिर जो अनडेवलप है उसको जो है सो डेवलप जो भी कंट्री हो चुकी हैं उस पर टैरिफ नहीं लगाए, अर्थात जो डेवलप कंट्री वो अनडेवलप कंट्री पे टैरिफ नहीं लगाए, क्योंकि वहाँ के लोगों को भी पलने बढ़ने का मौका देना चाहिए। क्योंकि जो डेवलप हो चुका वो तो डेवलप ऑलरेडी है। तो WTO का नीति कहता है कि जो डेवलप कंट्री है वो अनडेवलपमेंट कंट्री पे ट्रेड टैरिफ नहीं लगा सकता है। लेकिन अमेरिका फिर भी लगाने की बात कही है। इसको लेकर चीन और कनाडा ने अपनी आपत्ति WTO पे जताई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, WTO। नेक्स्ट, अमेरिका के साथ व्यापार वार्ताओं का नेतृत्व करने वाले भारत के वर्तमान वाणिज्य मंत्री कौन है? हम देखते हैं वर्तमान वाणिज्य मंत्री, हमने अभी आपको जस्ट बताया है कि कौन है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीयूष गोयल जो है सो वाणिज्य मंत्री है। जो हमने आपको अभी जस्ट बताया कि पीयूष गोयल जी अमेरिका की यात्रा पे गए हुए हैं ट्रेड वार्ता को लेकर के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीयूष गोयल। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट के डोमिसाइल आधारित आरक्षण पर निर्णय का सबसे अधिक प्रभाव किस पेशे पर पड़ेगा? इंजीनियर, मेडिकल स्नातकोत्तर अर्थात PG की डिग्री। अच्छा, ये हमने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में जो समझाया था वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम, खाली इसको चेंज कर दिया गया है। वकील, प्रोफेसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेडिकल स्नातकोत्तर अर्थात पोस्ट ग्रेजुएट की बात कर रहा है। जो मेडिकल के जो पोस्ट ग्रेजुएट छात्र है उस पर असर पड़ेगा, क्योंकि आर्टिकल का हवाला आर्टिकल 14 का जो हवाला दिया गया था आर्टिकल 14 के तहत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया है कि पोस्ट ग्रेजुएट में हायर डिग्री को लेके डोमिसाइल सर्टिफिकेट आरक्षण वाली लागू नहीं होगी। बैचलर में लागू होगा लेकिन हायर डिग्री वालों में लागू नहीं होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेडिकल स्नातकोत्तर। तो आज का क्वेश्चन इतना ही तक था। लेकिन अब हम लोग चलते हैं रफ्तार सीरीज में और देखते हैं रफ्तार सीरीज में आज का खास क्या रहा है। देखिए आज का रफ्तार में हो, सर्वोच्च न्यायालय ने दिव्यांगता आधारित भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय ने दिव्यांगता समझते हैं ना, आधारित भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है। दूसरा देखते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने की घोषणा की, अर्थात यूपी में अब ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित किया जाएगा। टाटा मोटर्स ने हाइड्रोजन से चलने वाली हैवी ड्यूटी ट्रकों की पहली बार परीक्षण किया है। देखिए इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहली बार कौन किया? तो टाटा मोटर्स क्या किया है? तो हाइड्रोजन से चलने वाली हैवी ड्यूटी ट्रक का पहली बार परीक्षण किया है। अजय भादु को सरकारी ई मार्केट प्लेस का CEO नियुक्त किया। किसे नियुक्त किया? तो अजय भादु को। किसमें? तो सरकारी ई मार्केट प्लेस का CEO नियुक्त किया गया है। फीफा ने 2026 विश्व कप से पाकिस्तान, रूस, कांगो को बाहर रखा। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वनडे एग्जामों को लेके, खासकर देखिए ध्यान पूछ क्या रहा है। फीफा ने 2026 में जो आखिर फीफा वर्ल्ड कप होगा तो उसमें पाकिस्तान
रूस और कॉन्गो को बाहर कर दिया, अर्थात वो तीनों फीफा वर्ल्ड कप नहीं खेल पाएंगे। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर स्टीव स्मिथ ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, अर्थात वनडे क्रिकेट अब नहीं खेलेंगे। कौन नहीं खेलेंगे? तो ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी हैं स्टीव स्मिथ, उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। 42वें राष्ट्रीय रोइंग चैंपियनशिप का आयोजन भोपाल में किया गया, अर्थात भोपाल में जो है सो रोइंग चैंपियनशिप का आयोजन हुआ। कौन से नंबर का? 42वें नंबर का। 5 बार के ओलंपियन शरद कमल ने संन्यास की घोषणा की है। देखिए 5 बार जो ओलंपियन जीत चुके हैं उन्होंने, जो कौन थे? तो शरद कमल थे, उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। उत्तराखंड में 2 रोपवे बनाई जाएगी, जिसमें सोनप्रयाग से केदारनाथ 12.9 किलोमीटर बनेगा, वहीं दूसरा गोविंद घाट से हेमकुंड बनेगा। मतलब पहला बनेगा सोनप्रयाग से केदारनाथ जो 12.9 किलोमीटर का रहेगा, वहीं दूसरा बनेगा गोविंद घाट से हेमकुंड। और दोनों परियोजनाओं की कुल लागत की बात किया जाए तो 811 करोड़ रुपए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा कि उत्तराखंड में 2 रोपवे बनाए जाएंगे। तो पहला रोपवे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कौन सा? तो सोनप्रयाग से केदारनाथ। केदारनाथ जाने वाले लोगों को बहुत दिक्कत हो रहा था, वो मतलब जो भी क्योंकि पूजा पाठ करने तो अधिकतर ओल्ड लोग जाते थे, मतलब ऐसा नहीं कि सभी लोग जाते हैं, ओल्ड ही जाते हैं। तो उसमें लोगों को चढ़ने में दिक्कत होता था, उसको लेके आप रोपवे पे बन जाएगा। वो भी कितना किलोमीटर का? तो 12.9 किलोमीटर का, वो भी 13 किलोमीटर का रोपवे, लगभग 13 किलोमीटर यानी 12.9 किलोमीटर। तो बहुत बड़ा रोपवे हो जाता है। तो ये बनाया जा रहा है, कहाँ बनाया जा रहा है? ये उत्तराखंड में बनाया जा रहा है। तो कितना करोड़ से बनाया जा रहा है? तो 6811 करोड़ रुपए की राशि से बनाया जा रहा है। ये पूरा का पूरा सेंट्रल वित्त पोषित है। तो आज का क्वेश्चन इतना ही तक था। आपको उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये सेशन काफ़ी अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।